नमस्कार, मैं हूं अमित और मेरे साथ इस वक्त हैं अंबिकापुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष, पूर्व श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस प्रदेश के महामंत्री सफी अहमद जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, वर्तमान में भाजपा सरकार जिस तरह से कांग्रेस नेताओं को टारगेट कर रही है या कांग्रेस नेताओं के ऊपर जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आज स्थापित है और उनके माध्यम से दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपने विपक्षियों को खत्म करने की साजिश उनके द्वारा रची जा रही है और जितने भी उनके पास माध्यम है, चाहे वो ईडी हो चाहे आईटी हो, इस माध्यम से लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आज देखेंगे कि जैसे ये जो आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कार्रवाई हुई, जेल में डाला गया उनको। झारखंड में हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सारे मंत्रियों के ऊपर अटैक ईडी के माध्यम से भारत की सरकार के द्वारा कराई जा रही है, ईडी के माध्यम से, तो ये अलग से दिखाई दे रहा है कि जो विपक्ष में है क्या वही गलत है। आज पूरे देश के सामने ये प्रश्न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं क्या सारे स्वच्छ हैं? कर्नाटक के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे येदुरप्पा, जिनके ऊपर 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप था, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? देश में कई ऐसे उदाहरण हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री जो बड़े बड़े घोटालों में शामिल हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है सर कि केंद्र की सरकार जिस ढंग से कानून में संशोधन कर रही है, जिस तरह से एजेंसियों का उपयोग कर रही है और जिस तरह से नेता जेल जा रहे हैं, कुछ साबित नहीं हो रहा है, लेकिन 4-6 महीने साल भर जेल काट के आ रहे हैं। इस स्थिति में जो जिस भारत का राजनीति जिस दौर से गुजर रहा है, आप इस दौर की राजनीति में लोकतंत्र को कहाँ देखते हैं? लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और अक्सर ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीकरण करती है, जबकि कांग्रेस हमेशा विकेंद्रीकरण की बात करती है। आज ये भी देखा जा रहा है कि जितने भी संवैधानिक ढांचे हैं, उसको बुरी तरीके से प्रभावित करने का काम भारत की सरकार, भाजपा की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, उनके द्वारा किया जा रहा है। चुनाव आयोग चुनाव का डेट बाद में बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले डेट बता देते हैं कि किस डेट में किस राज्य का चुनाव होना है। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट को भी भारतीय जनता पार्टी प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। ईडी का, आईटी का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है वो सबके सामने है। आरबीआई को किस तरीके से प्रभावित किया गया भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, नोटबंदी के समय देश की जनता देख चुकी है। तो मैं ये मान रहा हूं कि वास्तव में लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी से खतरा है। अगर आपकी बातों को थोड़ा ढंग से, जैसे मैं अपने अगर हिसाब से सोच रहा हूँ, तो फिर तो लोग न्यायालय का भी जरूरत नहीं है। सरकार जैसे चाह रही है, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है या अन्य जगहों पे जिस तरह से लोगों को पकड़ो और मार के फेंक दो, फिर न्यायालय का जरूरत नहीं है। फिर तो जो सरकार में बैठे हैं वो जैसा चाह लें वही सब कुछ है। फिर जो स्थिति दिखाई दे रही है, लगभग उसी तरीके से काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में है, अगर कोई है, पदाधिकारी है या उनके कार्यकर्ता है, तो वो कुछ भी कर ले, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और देश में अन्य यदि भारतीय जनता पार्टी से अलग व्यक्ति अगर कुछ करता है, तो उसके ऊपर सारे कानून का उपयोग किया जा रहा है और गलत ढंग से किया जा रहा है। मतलब कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है बड़े पैमाने पे, बड़े पैमाने पे। मतलब वर्तमान में जो सरकारें हैं वो बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है, ऐसा आपका मानना है? पूरे देश में जो दिखाई दे रहा है, आज देश की जनता के सामने भी ये सवाल है। मतलब आज पूरे देश में शंका की नजर से ईवीएम को देखा जा रहा है। अगर मतदान हो रहा है तो उसको शंका की नजर से देखा जा रहा है, लोग संतुष्ट नहीं है। अगर शंका से देखा जा रहा है तो क्यों उसको रखना? जिस देश में इसका निर्माण हुआ, जहां बनाया गया, उस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे हैं। आज अमेरिका बहुत ज्यादा समृद्ध और बहुत सबसे सर्वश्रेष्ठ देशों में माना जाता है और वहां पे ईवीएम और मतपत्र दोनों की गिनती होती है, तो उस व्यवस्था को लागू करनी चाहिए।
जिससे लोगों को लगे कि नहीं निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आ जाए फिर से मोदी जी बैठे, उनका स्वागत है। एक और सवाल है सर, अंबिकापुर में सरगुजा से संबंधित है कि पिछली बार टीएस सिंहदेव जी किसी कारणवश मुख्यमंत्री नहीं बने। अब की चुनाव में 14 सीट कांग्रेस पार्टी हार गई। ये जो निराशा थी उनके मुख्यमंत्री नहीं बनने की थी, या कांग्रेस की कार्यशैली में कहीं कोई दोष था जिसकी वजह से ये दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की हुई? अ, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी मुख्यमंत्री नहीं बने, जिसके कारण मेरे को ये लगता है कि बड़ा नुकसान सरगुजा संभाग में हुआ। और साथ ही उसके बाद जहां तक कार्यशैली की बात करिएगा, तो कहीं ना कहीं जनता जिस जनता जैसा समझ रही थी, सोच रही थी, शायद हम लोग उसके अनुरूप कार्य कर पाने में सफल नहीं हुए, जिसके कारण आज विपक्ष में बैठे हैं। जो कानून व्यवस्था है या जो पुलिस वालों की कार्यशैली है अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, कितना संतुष्ट है उससे आप? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, नृशंस हत्याएं की जा रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही है, चोरी डकैती बढ़ रही है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ जैसी स्थिति में बदलते जा रहा है, और बिहार यूपी जैसी स्थिति आज अगर छत्तीसगढ़ में देखने को मिले, तो निश्चित रूप से यहाँ की जो भोली भाली जनता है, जो सीधे साधे लोग हैं, वो काफी चिंतित हो रहे हैं और अभी काफी परेशान है कि शरीफ लोगों को घूमना भी मुश्किल हो जा रहा है, कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ये अपराध बढ़ने की वजह लॉ एंड ऑर्डर है, या जो बेरोजगारी बढ़ रही है ये भी एक प्रमुख वजह है? क्या मानते हैं आप? हाँ, एक तो यह है कि सरकार में बैठे हुए लोग, अगर क्या होता है कि अगर उनके माध्यम से किस सोच के तहत काम किया जा रहा है, ये सबसे एक महत्वपूर्ण लाइन होता है कि अगर उनके माध्यम से इस सोच के तहत काम किया जा रहा है कि नहीं, सभी जितने थाने हैं, जितने भी एसपी हैं, वो निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करें। अगर खुली छूट दी जाए, तो मेरा ये मानना है कि पुलिस आज भी बहुत अच्छे से काम करके दिखा देगी। कहीं ना कहीं वो भी अन्य कारणों से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार प्रभावित कर रही है, जिसके कारण ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। साथ ही बेरोजगारी की जो बात आप कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में पूरे देश में ही नोटबंदी के बाद से जो स्थिति दिखाई दे रही है, जहां पे ये दिख रहा है कि मनरेगा को प्रभावित एक तरफ कर रहे हैं। आज पूरे देश में जिस तरीके से अडानी अंबानी को देश पूरा सौंपा जा रहा है किसी न किसी माध्यम से, सारे कारोबार का कहीं ना कहीं केंद्रीकरण हो रहा है, तो वो भी एक आधार बन रहा है कि कहीं ना कहीं दूसरे तरफ कारोबार प्रभावित हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जब आप इस स्तर पे बात की है तो एक सवाल मेरे मन में भी है कि वर्तमान में जो बस्तर में हो रहा है, नक्सलवाद उन्मूलन के नाम पर बस्तर के आदिवासी जिस तरह से मारे जा रहे हैं, कई माध्यम से सोशल मीडिया और कई चैनलों के माध्यम से भी देखता हूं कि वहां जो लोग मारे जा रहे हैं उसमें कुछ निर्दोष भी हैं, कुछ नक्सली भी हैं। जब आप अंबानी अडानी और इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि नक्सलवाद के नाम पर जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको मार के फिर वहां के जंगल, वहां के मिनरल्स का सौदा किया जाएगा, और फिर गुजरात की कंपनियां या ये लोग जो कारपोरेट जगत के लोग हैं, जो केंद्र सरकार के करीबी हैं, फिर ये लोग पूरा बस्तर उजाड़ेंगे, पूरा जंगल उजाड़ेंगे? क्योंकि बस्तर का जितना इतिहास मैं समझ रहा हूँ, बस्तर के लोग शुरू से अंग्रेज के शासनकाल से लड़ रहे हैं अपने जंगल जमीन के लिए। प्रवीर भंजदेव की जो हत्या हुई थी वो भी उसी से संबंधित लगभग थी। तो ये जो नक्सलवाद का उन्मूलन है, ये सामान्य सी बात है, या वह बस्तर के जंगल को उजाड़ने की एक सुनियोजित योजना है? अभी बहुत ज्यादा बोलना इसमें शायद गलत होगा। भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा भविष्य में। आज तो ये देखने को मिल रहा है कि अमित शाह जी का ये घोषणा है कि 2016 तक हम नक्सलवाद पूरी तरीके से देश में खत्म कर देंगे, और इसको देश की जनता बहुत अच्छे से ले रही है, पॉजिटिव तरीके से ले रही है कि नहीं, बहुत अच्छी बात है कि नक्सलवाद खत्म होनी चाहिए। अब आगे भविष्य में यदि कोई गलत कदम सरकार उठाएगी, उस समय इस बात पे अपन जवाब देंगे तो बेहतर होगा। 2014 से पहले हमारे देश में दो वर्ग हुआ करते थे, एक विचारक और एक बुद्धिजीवी, जो अब नहीं है वर्तमान में। क्योंकि पहले बात किया जाता था कि नफरत अपराध से करो, अपराधी से नहीं, लोगों को सुधरने का मौका दो, या फिर जो मानवाधिकार आयोग जैसी बातें होती, 2014 के बाद ये लगभग लगभग बंद है। बस्तर में जो नक्सलवाद है, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि जो बस्तर में नक्सलवाद है उसकी क्या वजह है?
सरकार उसकी वजह को खत्म करने की बजाय वहां के आदिवासियों को खत्म करना ज्यादा जरूरी समझ रही है। इसलिए मैं इस सवाल पर आपके पास आया था। खैर, आप जवाब नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी अंबिकापुर में जो घटना हुई है एक्सीडेंट के बाद, थोड़ा तनाव वाली स्थिति जो बनी हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? जो अंबिकापुर में प्रतापपुर नाका के पास जो घटना घटित हुई है, तो ये पूरी तरीके से गलत है और इसमें पूरे अंबिकापुर शहर के लोग एक हैं कि अगर गलत घटना हुई, किसी के साथ निर्मम तरीके से उसके साथ मारपीट की गई है, तो इसको कोई भी अच्छा नहीं बोल रहा है। जो भी समझ रखने वाले लोग हैं, सब इसकी निंदा कर रहे हैं और हम लोग भी इसकी निंदा कर रहे हैं। प्रयास भी कर रहे हैं कि आज एसपी साहब से भी मुलाकात करके आए हैं कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए, जिससे कि अंबिकापुर शहर में भी एक शांति स्थापित हो सके। और जब अपराधी पकड़े जाएंगे और जांच भी होनी चाहिए कि इनके साथ और कौन कौन लोग हैं, उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए, गहराई से जांच इसकी होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही पुलिस इसमें कामयाबी हासिल करेगी। अंबिकापुर नगर निगम में अभी पानी में कीड़ा वगैरह निकला है और गंदा पानी लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष हैं आप, कैसे देख रहे हैं इसको? क्या, कहाँ पे चूक हो रही है? एक तो जैसे ये आए दिन ऐसी घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं, मैं ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि विपक्ष का नेता हूं इसलिए कुछ भी अनाप शनाप बोलूंगा, बल्कि ये होता है कि जैसे जो टंकी कहीं कहीं सेप्टिक टैंक बने हुए हैं, उसी के बाजू से कहीं पाइपलाइन गया हुआ है, तो इसमें देखरेख की आवश्यकता है और निरंतर देखरेख की आवश्यकता है। जैसे अभी मेरी जानकारी में आई है कि पूरे 3 जगह वो पाइपलाइन को चेक कर चुके हैं लगभग 600 मीटर में, लेकिन ये नहीं मिल पाया कि कहाँ से ये कनेक्ट हुआ है। और उस पानी को उस पानी की जानकारी जहाँ पे दूषित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, तो इसमें बिल्कुल जैसे हर जगह, हर वार्ड में एक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आम जनता तक हो। उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे क्या होता है कि आप अंबिकापुर शहर के बसाहट को देखेंगे तो ये दिखाई देगा कि कुछ लोग ऐसा भी है कि जैसे सड़क के किनारे भी अपना सेप्टिक टैंक बना लिए हैं, जो कि गलत है। और कहीं ना कहीं ये उसी से कनेक्ट होके और ये कीड़ा अंदर चला गया होगा और अभी तक ये पकड़ में नहीं आया है, जिसके लिए मैं भी बात किया हूं अधिकारियों से कि इस पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे अंबिकापुर शहर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं भारत सिंह सिसोदिया जी, उनसे अभी बात हुई थी, बड़ी पॉजिटिव बातें की उन्होंने। पहला तो महामाया पहाड़ अतिक्रमण का मामला जो रोहिंग्या मुसलमानों से जोड़ा गया था, उन्होंने स्पष्ट किया है कि वहां पे रोहिंग्या मुसलमान की पुष्टि नहीं हुई है। और जो मजेदार बात उन्होंने कही, या कही कि सब अपने लोग हैं और शासन की जो योजनाएं चल रही हैं इसके तहत सबके सर पर छत होगा, मतलब जिनका घर टूट गया है उनके सर पर भी छत होगा और सब मतलब घर में रहेंगे, कोई बेघर नहीं होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, भारत सिंह सिसोदिया जी का ये बयान जो आप बता रहे हैं कि ऐसा उनका विचार है और ऐसा बयान उनके माध्यम से दिया गया है, तो ये स्वागत योग्य बयान है और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, इन विचारों की प्रशंसा करनी चाहिए। उनके इस बयान से, इस विचार से क्या लगता है, ये जो वर्तमान राजनीति जो चल रही है हिंदू मुस्लिम या धर्मगत, इस पर थोड़ा विराम लगेगा? इस पर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इसका? ये तो मेरे ख्याल से पार्टी लाइन से जो तय होगा उससे बाहर शायद भारत सिंह सिसोदिया जी भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये व्यक्तिगत उनका विचार और जब तक वो जिला अध्यक्ष रहे, हम लोग तो ये कामना करेंगे कि इंसान और इंसान के नजरिए से सारे लोगों को देखेंगे, एक नजर से सभी को देखेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, समझ भी रखते हैं, लोगों से जुड़े हुए भी हैं, वो अच्छे विचारों के साथ अपने कार्यकाल का निर्वहन करेंगे। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। आप सुन रहे